नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मौत का नाच नॉवल का पार्ट 10। इसके बाकी के 9 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मौत का नाच नॉवल का पार्ट 10। चैप्टर 4। जोशी तनिक बेसब्रेपन से उस लाइनमैन को देख रहा था जो कि पिछले 15 मिनटों में उसका टेलीफोन खोले उसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। टेलीफोन एकाएक बिगड़ गया था और शिकायत करने पर उसे ठीक करने के लिए वही पुराना लाइनमैन वहां पहुंचा था जो कि कब परेड की उस इमारत के टेलीफोनों को ठीक करने के लिए हमेशा आता था। लाइनमैन का नाम माधव था। वो पहला मौका था जब कोई टेलीफोन उससे ठीक नहीं हो रहा था। फिर जोशी ने देखा कि माधव फ़ोन को बंद कर रहा था। ठीक हो गया? जोशी ने पूछा। नहीं साहब, माधव परेशान स्वर में बोला। मैं बड़े मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। आज ऐसा क्या नुक्स आ गया है टेलीफोन में? पता नहीं साहब, फॉल्ट पकड़ में ही नहीं आ रहा। जल्दी टेलीफोन ठीक करो, यहाँ टेलीफोन के बिना काम नहीं चलता। इस फ्लोर के सारे टेलीफोन ख़राब है साहब, मुझे मालूम है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसे जल्दी ठीक करो। रूट की केबल बैठ गई है, केबल वाला गैंग उसे ठीक कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा मुस्तैद है तुम्हारा महकमा। लेकिन आपका फ़ोन केबल की वजह से ख़राब नहीं है। मैं डीपी पर चेक करके आया हूँ, तो फिर भी फॉल्ट मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा साहब। ऐसी लाचारी दिखाता मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ माधव। पता नहीं क्या चक्कर है साहब, फ़ोन फ़ौरन ठीक होना चाहिए, समझे साहब। मेरी कोशिश में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो आपके बुलावे पर फ़ौरन पहुंचता हूं और तसल्ली बख्श काम करके जाता हूं। आज ही पता नहीं क्या गड़बड़। ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब वक्त ख़राब ना करो, जाओ जाकर अपने बड़े मैकेनिक को बुला कर लाओ। मैं अभी गया और आया। माधव बाहर को लपका। वो इमारत के बाहर निकला। उसने एक व्याकुल भाव से दाएं बाएं देखा और फिर सड़क पार करके एक अपेक्षाकृत संकरी गली में दाखिल हो गया। वहाँ एक कार खड़ी थी। कार में विमल और देवाराम बैठे थे। उसे देखकर विमल ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। सड़क से पार की इमारत की पहली मंजिल की एक खिड़की के पीछे हमेशा की तरह जिमी मौजूद था। इस बार उसके साथ मारियो और बाबू नाम का एक और आदमी भी था। वे दोनों साई की तरह सोहल के पीछे लगे लगे वहाँ पहुँचे थे। जिस संकरी गली में उन्होंने माधव को उसी क्षण दाखिल होते देखा था, वो उस इमारत की पहलू में ही थी जिसमें कि वे मौजूद थे, और उनके फ्लोर की कुछ खिड़कियां उस गली में भी खुलती थी। उन्हें मालूम था कि सोहल और देवाराम उस संकरी गली में खड़ी एक कार में मौजूद थे। वे तीनों तुरंत गली की ओर की एक खिड़की के समीप पहुंचे। जिमी ने सावधानी से खिड़की खोली। मारियो ने नीचे झांका। उसने माधव को कार में दाखिल होते देखा। उसने जिमी को इशारा किया। जिमी ने एक लंबी तार के सिरे से जुड़ा एक माइक्रोस्कोप खिड़की से बाहर निकाला और उसे तार के सहारे धीरे धीरे नीचे लटकाने लगा। माइक्रोफोन कार की छत के करीब पहुंच गया तो उसने तार को ढील देनी बंद कर दी। मारियो ने अपने कानों पर हेडफोन चढ़ा लिया। जिमी ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। मारियो ने बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सहमति में सिर हिलाया। नीचे कार में होता वार्तालाप उसे साफ सुनाई दे रहा था। माधव कार में विमल की बगल में बैठ गया। जैसा तुमने कहा था, माधव बोला। मैंने कर दिया। शाबाश, विमल बोला। अब चलें? मुझे बाकी के रुपए कब मिलेंगे? वापसी में, वहाँ से निकलते ही। वापसी में साहब को ये बताना मत भूलना कि तुमने मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ है, इसलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारी मदद की है, ना कि 10,000 रुपये की खातिर। नहीं भूलेंगे। अब चलें? माधव ने सहमति में सिर हिलाया। कार का दरवाज़ा खुलना शुरू होते ही जिमी ने बड़ी मुस्तैदी से माइक्रोफोन को वापस खिड़की के भीतर खींच लिया। वे तुरंत उस खिड़की से पीछे हट गए और फिर सामने वाली खिड़की पर पहुंचे। विमल, देवाराम और माधव को उन्होंने सामने इमारत में दाखिल होते देखा। क्या सुना? जिमी उत्सुक भाव में बोला। मारियो ने बताया। यानी कि, जिमी बोला, इन लोगों ने डाक तार विभाग के इस लाइनमैन को अपने किसी काम के लिए रिश्वत देकर हटाया है। जाहिर है जिमी, मुझे हालात बड़े उम्मीद अफजा लग रहे हैं। मुझे ये लिटिल ब्लैक बुक का ही चक्कर मालूम होता है। वॉल्ट कोई नहीं खोल सकता, बाबू बोला, चाहे वो सोहल हो या सोहल का बाप। जिमी और मारियो ने घूरकर अपने तीसरे साथी की तरफ देखा। अगर बाबू उनके घूरने की परवाह किए बिना बोला, ये लोग वॉल्ट खोलने की फिराक में हैं तो देख लेना, अब इन लोगों की लाशें ही सामने इमारत से बाहर निकलेंगी।
तुम सोहल को नहीं जानते, मारियो सख्ती से बोला। और तुम वॉल्ट को नहीं जानते। ठीक है, फिलहाल थोबड़ा बंद रखो। अभी मालूम हुआ जाता है कि इमारत में से सोहल वर्टिकल निकलता है या हॉरिजॉन्टल। इमारत से वो खुद बाहर आता है या उसकी लाश। अगर वो खुद ही चलकर वहाँ से बाहर निकला, जिमी बोला, तो भी इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो लिटिल ब्लैक बुक की ही फिराक में वहाँ पहुँचा था? गारंटी होगी, मारियो बोला। तब लिटिल ब्लैक बुक उसके पास होगी। वॉल्ट ना खुला होने की सूरत में कैसे होगी? वॉल्ट खोलने में फेल हो जाने की सूरत में वो जिंदा बाहर नहीं आ सकता। फिर वही बात, जिमी तनिक झल्लाया। बाप, मैं कहता हूँ इस बात की क्या गारंटी है कि सोहल लिटिल ब्लैक बुक की फिराक में वहाँ पहुँचा है? और दर्जनों वजह हो सकती है उसके यहाँ आने की। ठीक है। मारियो को जवाब ना सूझा तो वो झुंझला कर बोला, जो होना होगा सामने आ जाएगा। जिमी फिर न बोला। सुवेगा के ऑफिस वाली इमारत में दाखिल होते ही विमल और देवाराम के चेहरों पर निगाह के चश्मे और नकली मूछें थी। वे दोनों माधव जैसी खाकी वर्दी पहने हुए थे। दोनों के हाथों में घिसे पीटे एक आध जगह से उधड़े हुए भी चमड़े के बैग थे, जिनमें एक्सचेंज की मशीन और टेलीफोन ठीक करने के औजार थे। विमल जानबूझकर लंगड़ा कर भी चल रहा था। माधव अपना उन दोनों जैसा ही बैग जोशी के ऑफिस में रखाया था। उसके बैग में देवाराम द्वारा उसे दी गई एक रिवॉल्वर और एक साइलेंसर मौजूद थे। देवाराम ने मालूम किया था कि माधव वहाँ बरसों से आ रहा लाइनमैन था। वहाँ का बच्चा उसे जानता था, इसलिए उसका इतना भरोसा किया जाता था कि कभी उसकी या उसके बैग की तलाशी नहीं होती थी। जबकि कंपनी के किसी ओहदेदार के पास पहुँचने वाले हर अपरिचित व्यक्ति की तलाशी ज़रूर ली जाती थी। जोशी के ऑफिस के बाहर के कमरे में बैठे गार्ड ने उसकी तलाशी ली। बाप, माधव ने विरोध किया, ये टेलीफोन कंपनी के आदमी हैं, मेरे साथी हैं। लेकिन नए हैं, गार्ड बोला। मेरे साथ भी तो हैं। होंगे, मैं इन्हें नहीं जानता। अब जान लो। जान लिया, अगली बार नहीं लूँगा मैं इनकी तलाशी। ये महकमे के आदमियों की तौहीन है, विमल ऐतराज़ भरे स्वर में बोला। महकमे के आदमियों को यहाँ से जो तगड़ा रोकड़ा मिलता है वो अच्छा है या ये तौहीन अच्छी है? अच्छा। गार्ड ने तलाशी लेकर उन्हें अंदर चले जाने दिया। तीनों जोशी के ऑफिस में पहुंचे। ये दोनों बड़े मिस्त्री है साहब, माधव बोला। विमल और देवाराम ने जोशी का अभिवादन किया। अभी 1 मिनट में आपका टेलीफोन ठीक हुआ जाता है, माधव बोला। जोशी बोला। विमल फ़ोन खोलने लगा। माधव ने उसे पहले ही समझा दिया था कि कौन से पेचे खोलने थे और किन तारों के साथ कौन सी हरकत करनी थी। जोशी कुछ क्षण उनके काम में दिलचस्पी लेने की कोशिश करता रहा और फिर बोर होकर अखबार पढ़ने लगा। देवाराम ने चुपचाप माधव के बैग में से रिवॉल्वर निकाल ली और उसकी नाल पर साइलेंसर चढ़ा दिया। ज़रा लाइन देख, विमल तनिक उच्च स्वर में बोला। किधर से आ रही है? देवाराम ने रिवॉल्वर वर्दी में छुपा ली और आगे बढ़ा। टेलीफोन की तार कारपेट के नीचे से होती हुई जोशी के पीछे की दीवार पर गई थी, जहाँ से वो फट्टी पर लगी हुई एक सुराख में से बाहर को जाती दिखाई दे रही थी। देवाराम जोशी के पीछे पहुंचा और लाइन टटोलने लगा। यहाँ आ जाओ उस्ताद जी, एकाएक वो बोला। यहाँ गड़बड़ लग रही है। विमल पेचकस और प्लायर हाथ में लिए उसके समीप पहुंचा। अब दोनों जोशी की कुर्सी के पीछे थे। देवाराम ने रिवॉल्वर विमल को थमा दी। उसने विमल के हाथ से पेचकस और प्लायर ले लिए और दोनों चीज़ें नीचे झुककर हौले से कारपेट बिछे फर्श पर रख दी। विमल ने एक सावधान निगाह चारों तरफ दौड़ाई। फिर उसका हाथ जोशी की कुर्सी की पीठ पर पड़ा। उसने एक झटके से कुर्सी को अपनी तरफ खींचा। कारपेट बिछे फर्श पर अपने पहियों के सहारे निशब्द लुढ़कती हुई कुर्सी जोशी की विशाल मेज से 2-2.5 फुट परे सरक गई। जोशी ने हड़बड़ाकर अखबार हाथ से छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता या कुछ समझ पाता, विमल ने उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटा दी। माधव एकाएक बेहद भयभीत दिखाई देने लगा। क्या है? जोशी बोला। तुम्हारी खोपड़ी के साथ, विमल क्रूर स्वर में बोला। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर की नाल है और तुम अपनी मेज से इतने परे हो कि गार्ड को बुलाने के लिए या कोई और अलार्म बजाने के लिए कोई बटन नहीं दबा सकते हो। तो क्या हुआ? तुम हमारे कब्जे में हुए। तुम मुझे लूटना चाहते हो? तुम्हें नहीं तो तुम्हारे कंप्यूटराइज्ड वॉल्ट को। जोशी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। तुम वॉल्ट लूटना चाहते हो? वो बोला। हाँ, विमल बोला। मुझे अपने कब्जे में करके? हाँ। एकाएक जोशी हो करके हंसने लगा। कनपट्टी से लगी रिवॉल्वर की उसे कोई परवाह नहीं लग रही थी। हंसो मत, विमल टपट कर बोला। मैं कहाँ हंसना चाहता हूँ, जोशी बोला। तुम्हें मुझे हंसा रहे हो तो तुम वॉल्ट लूटना चाहते हो। हा। विमल ने असहाय भाव से देवाराम की तरफ देखा। एकाएक जोशी की हंसी को ब्रेक लगा। माधव, वह आग्नेय नेत्रों से लाइनमैन को घूरता हुआ बोला। तू भी इनका साथी है? तू भी वॉल्ट लूटना चाहता है? नहीं साहब,
माधव गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं इनका साथी नहीं हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये यहाँ क्या करना चाहते हैं। ये तो कोई मवाली हैं और तू इन्हें अपने साथ यहाँ लाया है। मेरी मजबूरी थी साहब। इन लोगों ने मेरे 10 साल के लड़के को पकड़ा हुआ है। ये कहते थे कि यहाँ पहुँचने में अगर मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये लोग मेरे लड़के को जान से मार डालेंगे। अच्छा, हाँ साहब, मैंने जो कुछ किया अपने लड़के की सलामती की खातिर किया। मैं मजबूर था साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब। ठीक है साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने खतरनाक हैं। साहब, मुझे इनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे लग रहा है कि अपना काम हो जाने के बाद ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे साहब। मैं क्या करूं? साहब मुझे बचाइए। साहब आप ही बचाइए मुझे। साहब मैं। विमल ने पहले तो उसकी दाद फरियाद को अभी नहीं समझा, लेकिन फिर एकाएक उसे लगा कि वो तो असल में ही हत्थे से उखड़ा जा रहा था। अपने उस मूड में वो तो किसी भी क्षण चीखना चिल्लाना शुरू कर सकता था। उसने देवाराम को इशारा किया। देवाराम लपक कर उसके समीप पहुंचा। उसने अपने एक हाथ से उसका मुंह दबोचा और दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधकर ताबड़तोड़ कई घूंसे उसकी पसलियों में जमा दिए। तत्काल माधव का अचेत शरीर उसकी बाहों में झूल गया। देवाराम ने उसे हौले से कालीन बिछे फर्श पर लुढ़का दिया। जोशी चेहरे पर बड़े विनोदापूर्ण भाव लिए देवाराम की उस हरकत का मुआयना करता रहा। देवाराम सीधा हुआ और फिर विमल के पहलू में आ खड़ा हुआ। जोशी ने कुर्सी घुमाई। उसका मुंह विमल और देवाराम की तरफ हो गया। रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से अपने आप ही हट गई, लेकिन अब वो उसकी छाती की तरफ तनी हुई थी। उसने बड़ी बारीकी से विमल और देवाराम का मुआयना किया। यहाँ का वॉल्ट किस्से कहानियों की तरह बम्बई के अंडरवर्ल्ड में मशहूर है, जोशी बोला। उसके बारे में जान लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ वॉल्ट के वजूद की बाबत ही जानते हो या कुछ और भी जानते हो? कुछ नहीं, विमल बोला। सब कुछ जानते हैं। मुझे उम्मीद तो नहीं कि तुम सब कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। शुक्रिया, विमल शुष्क स्वर में बोला। सब कुछ जानते बूझते तुम ये समझते हो कि तुम वॉल्ट लूट सकते हो? हाँ, कैसे? जोशी विनोदपूर्ण स्वर में बोला। मुझे कहोगे कि मैं उठकर तुम्हारे लिए वॉल्ट खोलूं? नहीं, वॉल्ट हम खुद खोल लेंगे। वॉल्ट तुम खुद खोल लोगे? जोशी हैरानी से बोला। हाँ, तुम सिर्फ वॉल्ट के कमरे का दरवाज़ा और शटर खोल दो ताकि हम इन दोनों चीज़ों को तोड़ने की जहमत से बच जाएं। जोशी ने यूं विमल की तरफ देखा जैसे उसके सिर पर सींग उगाए हो। एकाएक वो फिर हो करके हंसने लगा। वॉल्ट तुम खुद खोल लोगे? वह ठहास करता हुआ बोला। वॉल्ट तुम खुद खोल लोगे? जैसे वॉल्ट न हुआ, लकड़ी के संदूक का ढक्कन हो गया। संदूक का ढक्कन कई बार मुश्किल से खुलता है, विमल सहज भाव से बोला। जोशी की हंसी को फिर से ब्रेक लगा। वो कुछ क्षण अपलक विमल को देखता रहा। मेज की पैनल में लगा वो बटन दबाओ, वो बोला। उससे क्या होगा? विमल बोला। इमारत में कहीं खतरे की घंटी बजेगी, या बाहर बैठा गार्ड यहाँ आएगा, या अभी फर्श में एक झरोका खुलेगा जिसके रास्ते हम नीचे तहखाने में जा गिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? वॉल्ट के कमरे का दरवाज़ा दिखाई देगा तुम्हें। दरवाज़ा दिखाई देगा? वॉल्ट नहीं, वॉल्ट भी दिखाई देगा। पहले दरवाज़ा तो देख लो, विमल हिचकिचाया। जोशी ने दीवार पर घड़ी पर दृष्टिपात किया। 4:45 बजे थे। हमारा। उसको घड़ी देखता पाकर विमल बोला। नंबर निकलने के वक्त तक यहाँ रुके रहने का कोई इरादा नहीं। हम जानते हैं जब तक रिमोट कंट्रोल से कंप्यूटर का नंबर निकलने वाला सिस्टम चलाया नहीं जाएगा तब तक नंबर नहीं निकलेगा। उस नंबर के बिना वॉल्ट खोल लोगे? कुछ तो करेंगे ही। जोशी फिर हंसा। अगर ये बटन दरवाजे का है भी तो इसे शायद तुम इसलिए खुलवाना चाहते हो ताकि तुम कंप्यूटर का साउंड कंट्रोल एक्टिवेट करके उसे आवाज़ देकर खुलने से मना कर सको। तुम तो वाकई बहुत कुछ जानते हो। जब बम्बई के अंडरवर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है तो हम क्यों नहीं जानेंगे? तुम्ही ने तो अभी कहा था कि वॉल्ट के बारे में। हाँ, कहा था। हम पहले तुम्हारे साउंड कंट्रोल को काउंटर करते हैं। वो कैसे? विमल ने देवाराम को इशारा किया। देवाराम ने अपनी जेब से डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टर टेप की एक चौड़ी पट्टी निकाली और उसे खोलकर मजबूती से जोशी के मुंह के ऊपर जड़ दिया। फिर विमल ने मेज में लगा बटन दबाया। बटन दबाते ही पीछे की दीवार का एक भाग निशब्द अपने स्थान से सरक गया। उसके पीछे से एक लोहे का शटर और शटर के पीछे लकड़ी का बंद दरवाज़ा प्रकट हुआ। शटर पर बहुत बड़ा ताला झूल रहा था और लकड़ी के दरवाजे पर बिल्ट इन लॉक था। चाबियाँ, विमल बोला। दोनों। जोशी ने खुद मेज की दराज से 2 चाबियां निकालकर उसे दी। उसकी आंखों में अभी भी उपहास का भाव था। विमल ने रिवॉल्वर देवाराम को थमा दी और वो आगे बढ़ा। उसने शटर का ताला खोलकर उसे परे सरकाया। फिर उसने लकड़ी के दरवाज़ों में चाबी डाली। वो भी निशब्द खुल गया। विमल ने भीतर कदम रखा। 1 मिनट से भी कम समय में जब वो वापस लौटा
तो उसके हाथ में लिटिल ब्लैक बुक थी। विमल के हाथ में डायरी देखते ही जोशी के नेत्र फट पड़े। वो रिंग लगे खिलौने की तरह से कुर्सी से उछला, लेकिन देवाराम ने उसे पीछे से दबोच लिया और वापस कुर्सी पर धकेल दिया। विमल उसके समीप पहुंचा। वॉल्ट में बहुत माल था। वो बोला, नोटों के पुलंदे, सोने के बिस्किटों के ढेर, हेरोइन की बेशुमार थैलियाँ और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने वहाँ से सिर्फ ये लिटिल ब्लैक बुक निकाली है। जोशी ने अपने एक हाथ को देवाराम की पकड़ से आज़ाद करके अपने मुंह पर लिपटी प्लास्टर की पट्टी नोचकर उतार दी। तुमने वॉल्ट खोल दिया? वो कंपित स्वर में बोला। 5 सेकंड में, विमल बोला। ये नहीं हो सकता, वॉल्ट नहीं खुल सकता। वॉल्ट अभी भी खुला पड़ा है। मैंने जानबूझकर उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया है। चाहो तो जाकर देख लो। वो अपने स्थान से उठा। इस बार देवाराम ने उसे नहीं रोका। बगोली की तरह जोशी वॉल्ट के कमरे में दाखिल हुआ। विमल कमरे की चौखट के करीब सरक आया। खुला वॉल्ट देखकर जोशी को जैसे सांप सूंघ गया। फिर उसने कांपते हाथों से वॉल्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी जेब से सिगरेट लाइटर के आकार की एक डिबिया सी निकाली और उस पर लगे 3 बटनों में से एक बटन दबाया। डिबिया उसने वापस जेब में रख ली। वो घूमा। विमल परे हट गया। जब जोशी वापस लौटा तो उसके चेहरे पर राख मली हुई मालूम हो रही थी और वो पत्ते की तरह कांप रहा था। एक क्षण में वो 10 साल बूढ़ा लगने लगा था। एक शत विक्षत खिलौने की तरह वो अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो बुदबुदा रहा था। वॉल्ट नहीं खुल सकता, वॉल्ट नहीं खुल सकता। विमल को उस पर तरस आने लगा। जिस्म का पिंजरा आत्मा को कैद करके नहीं रख सकता। विमल बोला, जिस्म रह जाता है, आत्मा उड़ जाती है। ऐसे ही समझ लो, वॉल्ट का जिस्म भीतर मौजूद है और आत्मा उड़ गई है। तुम, वो कांपती आवाज़ में बोला। कौन हो? मैं मशहूर जादूगर हुडीनी का बड़ा लड़का हूँ। तुम सोहल हो? कैसे जाना? बकिया पर इतना बड़ा वार करने का हौसला सोहल के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तारीफ का शुक्रिया। नंबर कैसे जाना? कैसा नंबर? जिससे तुमने वॉल्ट खोला है। वॉल्ट तो मैंने जादू के जोर से खोला है। जैसे तुम उसे बंद हो जा सिमसिम कह सकते हो, वैसे ही मैं उसे खुल जा सिमसिम कह सकता हूँ। कैसे जाना? नंबर कैसे जाना? वैसे कभी खुद तुमसे वॉल्ट ना खुले तो मुझे बुला लेना। मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लो। नंबर है 353495। याद रहेगा ना मेरा टेलीफोन नंबर? नंबर सुनकर जोशी यूं चिढ़ा जैसे उसे बिच्छू ने काटा हो। अब मैं बकिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो बड़े दयनीय स्वर में बोला, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं किया है, उसी ने तुम्हें नंबर बताया है। मेरे और उसके अलावा किसी तीसरे शख्स को, खुद बकिया को भी ये नंबर नहीं मालूम होता। बकिया को इसी बात का मैं क्या जवाब दूंगा कि नंबर मेरी बीवी को मालूम था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं बकिया को मुंह नहीं दिखा सकता। वो खामोश हो गया और एक क्षण बाद जोशी का सिर उसकी छाती पर झूल गया। इसे क्या हुआ? देवाराम सक पकाकर बोला। मर गया। विमल बोला, आत्महत्या कर ली इसने। इसकी एक दाढ़ नकली है जिसमें ये एक घातक जहर का छोटा सा कैप्सूल हर क्षण रखता था। वो कैप्सूल चबा लिया मालूम होता है इसने। ओह, वाकई ये एक निहायत गैरतमंद, खुददार और एहसान का बदला चुकाने वाला आदमी था। देवाराम मंत्रमुग्ध सा वृद्ध जोशी के चेहरे को देखता रहा। चलो, विमल बोला। अब लिटिल ब्लैक बुक उनकी गिरफ्त में थी। अब वो तोता उनकी गिरफ्त में था जिसमें राज बहादुर बकिया नाम के राक्षस की जान थी। ये तो 2 ही बाहर निकले हैं, जिमी बोला। तीसरा कहाँ है? तीसरा असली लाइनमैन था, मारियो बोला। भीतर काम कर रहा होगा। अब तुम्हारे ख्याल से इस वक्त लिटिल ब्लैक बुक इन दोनों में से किसी के पास होगी? नहीं हो सकती, बाबू बोला। शट अप, मारियो बोला। ये लोग मुश्किल से 5 मिनट तो भीतर रुके हैं, बाबू ने जिद की। 5 मिनट में तो ये नहीं मालूम किया जा सकता कि इतनी बड़ी इमारत में वॉल्ट कहाँ है। उसे खोलना तो। आई सेड शट अप। वैसे बाप, जिमी बोला। बाबू कह तो ठीक रहा है। मारियो ने उसे भी घूर कर देखा। उसके चेहरे पर उलझन और अनिश्चय के भाव थे जिन्हें वो अपने गुस्से में छुपाना चाह रहा था। चलो, मारियो ने हुक्म दंदनाया। तीनों बाहर को लपके। अगर इनके पास लिटिल ब्लैक बुक है, रास्ते में जिमी बोला, तो क्यों ना हम इन्हें गली में दबोच लें। हम 3 हैं और वो 2। यहाँ नहीं, मारियो बोला। क्यों? बेवकूफ़, सामने सुवेगा का ऑफिस है। गली में हुई छीना झपटी की तरफ कंपनी वालों की तवज्जो जा सकती है। इस तरह लिटिल ब्लैक बुक हमारे हाथ में आ भी गई तो वो हमसे छिन सकती है। ओह, फिलहाल साई की तरह सोहल के पीछे लगे रहने वाला प्रोग्राम ही ठीक है। जिमी ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। हुक पर टंगे टंगे ही जीवाराम के प्राण निकल गए। मरने से पहले यातनाओं से त्रस्त होकर उसने बकिया को बहुत कुछ बताया। उसने बहुत कुछ कबूल किया बकिया के सामने। जैसे शांताराम की मौत का बदला लेने की खातिर
उन्होंने विमल के साथ गठजोड़ किया था। विमल की कंपनी के खिलाफ कई करतूतों में उन्होंने विमल का साथ दिया था। वो दिल्ली पटवर्धन के ही चक्कर में गया था और उसी ने, विमल ने नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पटवर्धन का खून किया था। चंद्रगुप्त का खून उसके दूसरे साथी प्रधान ने, विमल ने नहीं, किया था। और हेरोइन और गोल्ड बिस्किट्स के लूट को ठिकाने लगाने की नीयत से प्रधान अभी भी दिल्ली में ही था। महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने के पेट्रोल पंप पर पड़ी डकैती से उनका या विमल का कोई रिश्ता नहीं था। उन्हें तो ऐसी किसी डकैती की खबर तक नहीं थी। विमल चैम्बूर में उनके घर में था, लेकिन बखिया उसकी उन बातों से संतुष्ट न हुआ। जो अहम बात वो जानना चाहता था वो ये थी कि सोहल कहाँ था, उसके भाई कहाँ थे। लेकिन जो बात जीवाराम खुद नहीं जानता था वो उन्हें बताता कैसे। बखिया की यही जिद थी कि वो अपने भाइयों की, सोहल की न सही, जान बचाने के लिए वो बात छुपा रहा था। इसलिए जीवाराम पर जोजो का जुल्म जारी रहा, तब तक जारी रहा जब तक कि जीवाराम ने दम न तोड़ दिया। जोजो को उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ, बखिया को उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। इतना हट्टा कट्टा, मजबूत और नौजवान आदमी इतनी जल्दी दम तोड़ देगा, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। देवाराम और विमल के कफ परेड के ऑफिस से कूच कर जाने के 5 मिनट बाद भीतर वॉल्ट में वो बम फूटा जो विमल ने वॉल्ट के भीतर नोटों के ढेर के नीचे छुपा कर रख दिया था। इमारत की बुनियादें हिला देने वाला भीषण धमाका हुआ। धमाका सुनकर सबसे पहले जोशी के ऑफिस के बाहर बैठा गार्ड ही भीतर दाखिल हुआ। उसने जोशी को अपनी मेज के पीछे मरा पाया। उसने माधव को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया, जबकि कुछ क्षण पहले वहां से रवाना हुए 2 मैकेनिकों ने उसे बताया कि माधव अभी भी भीतर टेलीफोन ठीक कर रहा था और वे बाहर से लाइन देखने जा रहे थे। वॉल्ट के कमरे के शटर और लकड़ी के दरवाजे को खुला पाकर वो आतंकित हुआ, लेकिन फिर वॉल्ट को सलामत पाकर उसकी जान में जान आई। तो फिर धमाका कहाँ हुआ था? उसने वॉल्ट के दरवाजे को चेक करने के लिए हैंडल को छुआ तो उसने छिड़क कर फौरन हाथ वापस खींच लिए। हैंडल इस कदर गर्म था कि पलक झपकते उसका हाथ जल गया था। उसकी अकल ने यही सुझाया कि विस्फोट वॉल्ट के भीतर हुआ था, लेकिन यह तो संभव नहीं था। जरूर कोई गड़बड़ थी। आतंकित आशंकित गार्ड बाहर दौड़ा। तब तक गलियारे में बहुत लोग इकट्ठे हो चुके थे। उस घटना की कंपनी में खबर देने की कोशिश की गई तो पाया गया कि वहाँ के सब टेलीफोन खराब थे। बड़ी मुश्किल से कोई पड़ोस की इमारत के एक टेलीफोन से होटल में फ़ोन कर पाया। होटल में फ़ोन तब पहुंचा जब जीवाराम ने अभी दम तोड़ा ही था। बखिया समेत सब दौड़े दौड़े कफ परेड पहुंचे। वहाँ क्या हुआ था वो समझ पाना मुहाल था। जोशी की मौत अपने आप में एक रहस्य थी। पूछने पर इतना ही मालूम हो पाया कि टेलीफोन के 3 मैकेनिक वहाँ फ़ोन ठीक करने आए थे। उनमें से 2 की वहाँ से रवानगी के थोड़ी ही देर बाद ही भीतर एक भीषण धमाका हुआ था। गार्ड जब भीतर गया था तो उसने जोशी को अपनी कुर्सी पर मरा पाया था। माधव नाम के एक मैकेनिक को नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा पाया था और वॉल्ट के दरवाजे को अंगारे की तरह तपता पाया था। दरवाज़ा उस वक्त भी तप रहा था। विस्फोट भीतर हुआ है, रॉड्रिगेज बोला। लेकिन वॉल्ट तो बंद है, बखिया बोला। फिर भी ये नामुमकिन है और किसी तरीके से दरवाज़ा यूँ तपता नहीं हो सकता। वॉल्ट खोलो। नंबर? बखिया सक पकाया। नंबर तो सिर्फ जोशी को ही मालूम होता था और जोशी उनके सामने मरा पड़ा था। फिर बखिया ने खुद जोशी की तलाशी ली। उसने जोशी की एक जेब में से रिमोट कंट्रोल बरामद किया। उस पर स्क्रैम्बल का बटन दबा हुआ था, यानी कि उस रोज जो नंबर वॉल्ट से निकला था उसे जोशी ने कैंसिल कर दिया था। वॉल्ट को कोई खतरा था, बखिया बोला, जिसकी वजह से जोशी ने रिमोट कंट्रोल पर स्क्रैम्बल का बटन दबाकर आज का नंबर कैंसिल कर दिया था। अब 24 घंटे से पहले दुनिया की कोई शक्ति इस वॉल्ट को नहीं खोल सकती। लेकिन अमीरजादा आफ्ताब खान बोला, जब वॉल्ट खुला नहीं तो भीतर धमाका कैसे हुआ? वही तो हैरानी की बात है, बखिया चिंतित भाव से बोला। वॉल्ट का तपता दरवाज़ा अपनी कहानी आप कह रहा है। हुआ तो कुछ भीतर ही है, लेकिन कैसे हुआ? ये सोहल का बच्चा कोई जादूगर तो नहीं? सोहल? रॉड्रिगेज तनिक चौंक कर बोला। आप इस घटना का कोई रिश्ता भी सोहल से जोड़ रहे हैं? बखिया की निगाह में बखिया जलते भुनते स्वर में बोला, आज की तारीख में हर न समझ में आने वाली बात के लिए सोहल जिम्मेदार है। आज अगर बंबई में भूचाल आ जाता है और उसमें हमारा कोई आदमी मारा जाता है तो बखिया उसे भी सोहल की ही करतूत मानेगा। लेकिन सोहल वॉल्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सोहल क्या, कोई भी वॉल्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वॉल्ट एकदम सही सलामत है, इस बात की तो बखिया गारंटी करता है। तो फिर हुआ क्या है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। रॉड्री? जी साहब, इसे होश में लाओ। माधव के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसके हलक में थोड़ी ब्रांडी उतारी गई तो वो होश में आया। वो कांपता कराता उठकर बैठ गया। मैक्सवेल परेरा ने उसे बाहों से पकड़कर ऊंचा किया और जबरन उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। पेंडुलम की तरह झूलते माधव ने सामने देखा। बखिया को सामने खड़ा पाकर
माधव के प्राण उसके कंठ में आ गए। उसे लगा कि वो यमराज के सामने खड़ा था। बखिया का विशाल काला भुजंग शरीर, उसकी अंगारों की तरह दहकती आंखें और उसका उस वक्त का प्रलयंकारी मूड उस पर इस कदर हावी हुआ कि वो अपनी वह झूठी कहानी बखिया के सामने न दोहरा सका कि बदमाशों ने उसके 10 साल के लड़के को अपनी गिरफ्त में लेकर उस पर दबाव डाला था। उसने खुद ही कबूल कर लिया कि 10,000 रुपये के लालच में, जिसमें से कि वास्तव में उसे 5,000 रुपये ही मिले थे, वो 2 आदमियों को वहां लाया था। कौन थे वो? दकिया दहाड़ा। मुझे नहीं मालूम, माधव लगभग रोता हुआ बोला। चाहते क्या थे वो? वॉल्ट खोलना चाहते थे। क्या? वो जोशी साहब को कह रहे थे कि वे वॉल्ट लूटना चाहते थे। इसी बात से तो मैं दहशत खा गया था मालिक। तभी तो मैं, हरामजादे, बखिया चिंगाड़ा, उतना ही बक जितना ज़रूरी है। माधव सहम कर चुप हो गया। तू बेहोश कैसे हुआ? माधव ने बताया। यानी कि यहाँ क्या हुआ तुझे कुछ नहीं मालूम? उसने इनकार में सिर हिलाया। उन दोनों के हुलिये बता। माधव ने बताए। लेकिन बेकार, मूछें नकली हो सकती थी, चश्मे खामखा लगाए हो सकते थे, और उनमें से एक की लंगड़ी चाल नाटक हो सकती थी। फिर उन्होंने जोशी की तरफ तवज्जो दी। तब तक उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। परेरा ने खुद तस्दीक की कि उसके जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं थी। इसका नीला पड़ता चेहरा तो, रॉड्रिगेज चिंतित भाव से बोला, इसके जहर से मरे होने की चुगली करता है। जहर? बकिया हड़बड़ा कर बोला। कोई जबरदस्ती जहर कैसे खिला सकता है इसे? जबरदस्ती नहीं खिला सकता। तो जहर जरूर इसने खुद खाया है। क्या? इसने आत्महत्या की है? क्यों? एक ही वजह हो सकती है इसके आत्महत्या करने की। क्या? कि ये वॉल्ट की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अंजाम न दे पाया। क्या? बकिया भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। रॉड्री, तू कहना चाहता है कि वॉल्ट खुल चुका है? हालात का इशारा तो इसी तरफ है। नामुमकिन, वॉल्ट नहीं खुल सकता। वॉल्ट नहीं खुला है, वॉल्ट बंद है, वॉल्ट महफूज है। अगर वॉल्ट खुल गया होता तो जोशी की जेब से बरामद हुए रिमोट कंट्रोल पर स्क्रैम्बल का बटन ना दबा होता। रॉड्रिगेज चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं थे। 24 घंटे, बकिया ने दांत पीसते हुए अपने एक हाथ का घूसा दूसरे हाथ की हथेली पर जमाया। 24 घंटे से पहले हमें यह मालूम नहीं हो सकता कि वॉल्ट खुला था या नहीं खुला था। इंतज़ार, 24 घंटे का इंतज़ार। जिस काम से बकिया को सबसे ज़्यादा नफरत है वो अब उसे जबरन करना पड़ेगा। इंतज़ार, इंतज़ार। तिलकराज बेहद खुश था। वो इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। महालक्ष्मी रेस कोर्स के पेट्रोल पंप वाले अपने कारनामे को कामयाबी से अंजाम दिए हुए पूरा एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं आता था कि 20 लाख रुपए की विपुल धनराशि उसके हाथ लग गई थी। कल से कितनी ही बार तो वो उस बैग में झांक कर अपनी बेमिसाल कामयाबी के प्रति अपने आप को आश्वस्त कर चुका था, जिसमें कि लूट के नोट बंद थे। अपने उससे पहले अंजाम दिए 2 दर्जन कारनामों में तो उसे कभी पूरा 1 लाख रुपया हासिल नहीं हुआ था, और यहाँ पूरे 20 लाख रुपए। जहाँ तक उसका अंदाज़ा था, अपने पिछले तमाम कारनामों से भी उसे कुल जमा उतनी रकम हासिल नहीं हुई थी जितनी कि कल उसे हासिल हुई थी, और ऊपर से वो 100% सुरक्षित था। अपना अपराध उसने सोहल के सिर थोप दिया था, और फिएट की नंबर प्लेट उतार कर उसे वो कल ही समुद्र के हवाले कर चुका था। पिछली रात अपने होटल के कमरे में वो अपनी कामयाबी का एक जश्न मना भी चुका था। पिछली रात वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की पूरी बोतल पी गया था, और सारी रात एक कॉल गर्ल को, जो कि होटल के उसके जान पहचान के वेटर ने उसे मुहैया कराई थी, अपने पहलू में दबोचे रहा था। कॉल गर्ल एक अच्छी खासी लड़की थी जो उसे 500 रुपये में हासिल हुई थी, लेकिन 500 रुपये वाली वो कॉल गर्ल उस तिलकराज के लिए तो ठीक थी जिसने कभी पूरे 1 लाख रुपए का मुंह नहीं देखा था। उस तिलकराज के लिए ठीक नहीं थी जिसकी अंटी में 20 लाख रुपया था। यानी कि पिछली रात उसे शराब का ही मजा आया था, सबाब का नहीं। आज वो सबाब का मजा लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उस शाम जब वेटर उसके कमरे में आया तो वो उस पर बरस पड़ा। मानेकर, साले, कल रोकड़ा देकर लड़की लाया था कि किसी की बकरी खोल लाया था? बाप, वेटर खीसे निपोरता हुआ बोला। बकरी तो फारस रोड पर 20 रुपये में मिलती है। अपनी सुमिता बाई तो एकदम हाई क्लास माल है। क्या हाई क्लास माल है? साले जानता भी है हाई क्लास माल क्या होता है? जानता तो अपन बहुत कुछ है बाप। वेटर ने एकाएक हंसना बंद कर दिया। जानता तो अपन ऐसा हाई क्लास माल भी है जिसका तुम्हारे से रोकड़ा नहीं भरा जाएगा। अच्छा, हाँ, कितने रोकड़े में आता है ऐसा माल? क्या करोगे पूछकर बाप? कभी अंटी में धांसू दम हो तो ये सवाल करना मानेकर से। मैं अभी कर रहा हूँ ये सवाल। ऐसे माल के लिए कम से कम 5,000 रुपया चाहिए। 5,000? तिलकराज बोला। एक छोकरी की एक रात के लिए? आधी रात के लिए। ऐसी छोकरी 11 से पहले आती नहीं और 5 के बाद रुकती नहीं, और 5,000 मांगती है? कम से कम
उसके जिस्म पर क्या सोने का बाल उगता है, ये अपन को नहीं मालूम। अपन बेचारा एक कड़का वेटर है। अपन कभी ऐसी हाई क्लास छोकरी का जिस्म नहीं देखा। ये तेरा दावा है कि वो चीज़ होगी? बाप, सुबह अस्पताल में आँख ना खुले तो बोलना। ऐसा? हाँ, वैसे आँख कब्रिस्तान में भी खुल सकती है। थोबड़ा बंद कर लिया बाप। ठीक है, आज देखते हैं तेरी हाई क्लास छोकरी। बाप, वेटर अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। लॉटरी लगी है? तेरे को क्या? तिलकराज आंखें निकाल कर बोला। अब उनको क्या? वेटर ने कंधे भटकाए। अब फूट जा और नवी बोतल और नवी छोकरी लेकर आ, 5,000 वाली। बाप, बंडल तो नहीं मारेला है? बक मत, रोकड़ा एडवांस चाहिए। सारा? नक्को, अभी सिर्फ 2,000। तिलकराज ने उसे 2,000 रुपये दे दिए। तो दोस्तों, ये था मौत का नाच नॉवल का पार्ट 10। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।